देख कबीरा रोया प्रवचन नो, अंधेरे कूपों में हलचल। साथियों, प्रोफेसर रजनीश लिखते हैं, एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि क्या महापुरुष भी कभी भूलें करते हैं। महापुरुष भूल करता है और कर सकता है, अतः आवश्यक नहीं है कि आने वाले लोग उनकी भूलों पर विचार न करें। यह आवश्यक नहीं है कि हम हिंदुस्तान के 5,000 वर्षों के इतिहास पर विचार करें, वरन यदि हिंदुस्तान के 5 महापुरुषों पर ही ठीक से विचार कर लें तो आने वाले लोग जिस गलत रास्ते पर चलने वाले हैं उसकी ओर संकेत मिल सकेगा। ठीक समय पर भूल सुधार हो जाएगी। महापुरुष ऊंचाइयों पर चलते हैं, उन ऊंचाइयों पर जहां आने वाली पीढ़ियां हजारों सालों तक चलेंगी, लेकिन इतना आगे चलने में महापुरुष भी न जाने हजारों साल पहले ही कितनी भूलें कर डालता है। उन भूलों को दुर्भाग्यवश हजारों साल तक आने वाली पीढ़ियां आत्मसात करती रहेंगी। महापुरुष की जातीय भूलें दिखलाई नहीं पड़ती हैं। जातीय भूलों को देखना और समझना कठिन भी है। आज की चर्चा में जिन बिंदुओं पर मैं अपनी बात केंद्रित कर रखना चाहूँगा, उनमें से पहली बात हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति और संहिता की है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति का इतिहास कोई 10,000 साल पुराना है। 5,000 वर्ष की कथा तो हमें ज्ञात है। जो भी हो, लेकिन 10,000 वर्ष के इतिहास में भारत ने खाने और पहनने में कभी भी योग्यता प्राप्त नहीं की। हमारे 10,000 वर्ष के इतिहास की उपलब्धि यह है कि हम पृथ्वी पर आज सबसे ज़्यादा दरिद्र, दीनहीन और दुखी लोग भारत में हैं। ऐसा आकस्मिक नहीं हो सकता। इसके पीछे हमारे सोचने के ढंग में कोई बुनियादी भूल होनी चाहिए। ये सोचने की बात है कि 10,000 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम श्रम कर रहे हैं, हर प्रकार से सोच रहे हैं, निरंतर कुछ नया प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम रोजी रोटी नहीं जुटा पाते। ये गंभीर बात है, ये विचारणीय बात है। भूल यह है कि हिंदुस्तान का मस्तिष्क आज तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी नहीं हो पाया है। हिंदुस्तान का मस्तिष्क सदा से अवैज्ञानिक रहा है, तकनीक विरोधी रहा है। दुनिया में संपत्ति तकनीक और विज्ञान से पैदा होती है, संपत्ति आसमान से नहीं टपकती। अमेरिका 300 वर्ष के इतिहास में जगत का सबसे समृद्ध एवं शक्तिशाली देश बन गया। हम 10,000 वर्ष का इतिहास लिए हुए बैठे हैं, फिर भी अमेरिका जैसे नए देश के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती। हमसे ज़्यादा बेशरम कौम दुनिया में कहीं खोजना मुश्किल है। यूरोप निवासियों के आने से पहले अमेरिका में वही ज़मीन थी, वही आसमान था, वही खेत थे, वैसी ही वर्षा होती थी, वैसे ही सूरज चमकता था। लेकिन अमेरिका का आदिवासी संपत्ति पैदा क्यों नहीं कर सका? जब देश वही था तो संपत्ति पैदा क्यों नहीं हुई? अमेरिका का आदिवासी भूखा मर रहा था, लंगोटी लगाए हुए था, और यूरोप के लोगों के पहुंचने से संपत्ति कहां से पैदा हो गई? ये संपत्ति आई थी टेक्नोलॉजी से, यूरोपियन लोगों के तकनीकी और वैज्ञानिक मस्तिष्क से। हिंदुस्तान का मस्तिष्क प्रारंभ से ही अवैज्ञानिक रहा है। गांधी जी ने हिंदुस्तानियों के इस अवैज्ञानिक मस्तिष्क में भरी भूलों को और मजबूत किया। फिर से उन्होंने तकली और चरखे की बातें की, और किसी भी गंभीर व्यक्ति के लिए बात बर्दाश्त के बाहर है। अल्डूहस हक्सले ने कहीं कहा है कि यदि गांधी की बात सारी दुनिया मान ले तो पृथ्वी की आधी आबादी को नष्ट हो जाना पड़ेगा। 3.5 अरब लोगों से 2.25 अरब लोगों को मरना पड़ेगा, क्योंकि तकनीक के विकास के कारण ही मनुष्य की आबादी बढ़ी है। जब तक तकनीकी विकास नहीं हुआ था तब तक दुनिया की आबादी इस भांति बढ़ नहीं सकती थी। शायद बुद्ध के समय सारी दुनिया की आबादी 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा न थी। यदि हम पीछे राम राज्य की तरफ लौटना हो तो ये जागतिक आत्मघात, यूनिवर्सल सुसाइड ही कहा जा सकता है। चंगेज खां, तैमूर लंग, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन, माओ सब मिलकर भी इतने लोगों को नहीं मार सकते हैं जितने लोगों को अकेले गांधी दर्शन ने मार डाला या मार डाल सकता है। क्या करना है ज़रूरतें बढ़ाकर, क्या करना है बड़ी मशीनें बनाकर, क्या करना है केंद्रीकरण से? लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि केंद्रीकरण के बिना बड़े उद्योगों की संपदा पैदा हो नहीं सकती। संपदा पैदा करनी होती है तो केंद्रीकरण की व्यवस्था करनी होगी। गांधी विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं तो मैं यही कहता हूँ कि विकेंद्रीकरण ही आत्मघात सिद्ध होगा।
सच बात तो यह है कि यदि गांधी को छोड़कर किसी अन्य आदमी ने विकेंद्रीकरण की ओर चरखा तकली की बातें की होती तो हम उस पर हंसते, हम उस आदमी को बेवकूफ़ कहते। लेकिन गांधी जैसे महिमापूर्ण व्यक्ति, उनकी नासमझी की बातें भी हमें पवित्र मालूम होती हैं। गांधी के व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसी बातें थी, वे हमसे यदि दोषपूर्ण असंगत बातें भी कहेंगे तो भी हम उसे परम सिद्ध मंत्र की तरह स्वीकार करेंगे। गांधी की ये बातें यदि और कोई करता तो हम सबको सपने में भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम जानते थे कि वे न तो विवेकपूर्ण हैं, न बुद्धिमत्तापूर्ण हैं, न ही भविष्य में उनसे देश का कोई भला होने वाला है। इससे सिद्ध होता है कि गांधी अद्भुत व्यक्ति थे, जो हर प्रकार की बात, चाहे वह गलत हो, उल्टी हो, सही प्रमाणित कर सकते थे। यदि कोई साधारण आदमी कहे कि तकली कातो और देश आज़ाद हो जाएगा, हम मानेंगे ही नहीं, बल्कि उसकी बात पर हंसेंगे। लेकिन गांधी जैसे आदमी पर हंसना ठीक नहीं है। गांधी इतने सच्चे थे, नीयत के इतने साफ थे कि देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित करके मर गए। वे ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी रोम रोम में, प्राण प्राण में देश की उन्नति के सिवाय और कुछ नहीं था। यही कारण है कि हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि गांधी कुछ गलत भी कह सकते हैं। गांधी की गलतियों पर किसी ने ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं समझी, क्योंकि गांधी की नीयत पर कभी भी किसी को शक ही नहीं था। गांधी जी को जो ठीक लगा उन्होंने ईमानदारी से उसे निभाया और दृढ़तापूर्वक उसका पालन भी किया। लेकिन गांधी जी ने जो सोचा वह ठीक भी हो सकता है और त्रुटिपूर्ण भी। ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि गांधी जी ने जो कुछ सोच लिया वह ध्रुव सत्य है, वह त्रुटिपूर्ण हो ही नहीं सकता। दुनिया में अनिवार्यता किसी भी चीज़ की नहीं है। न्यूटन को जो ठीक लगा वह न्यूटन ने किया, आइंस्टीन को जो ठीक लगता है वह आइंस्टीन करता है। दोनों का विरोधाभास यदि हो भी जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे। आइंस्टीन तो न्यूटन के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाला होगा, उसे गति प्रदान करने वाला होगा, और प्रगति का यह क्रम भी रहता है। मैं कोई गांधी का शत्रु नहीं हूँ। मेरे हृदय में उनके प्रति जितना प्रेम है, श्रद्धा है, शायद अन्य किसी पुरुष के प्रति हो। लेकिन कठिनाई यह है कि उनके थोथे अनुयायी ये प्रचारित करते हैं कि मैं उनका शत्रु हूँ। ये बच्चों जैसी नादानी मूर्खता ही कही जाएगी। गांधी के व्यक्तित्व पर मुझे शक नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि गांधी जो कहते हैं वह सब सही हो सकता है, सब उपयोगी हो सकता है। ऐसा सोचना स्वयं को धोखा देना होगा। मार्क्स सुबह से लेकर शाम तक सिगरेट पीता था। अब अगर कोई समाजवादी समझे कि मुझे भी सुबह से शाम तक सिगरेट पीनी चाहिए केवल इसलिए क्योंकि मार्क्स सिगरेट पीता था, मार्क्स ने भी जो व्यक्तिगत स्तर पर गलत काम किए वे भी उन्हें दोहराएगा, तो उसे कोई संगतिपूर्ण अच्छा नहीं कहेगा। हिंदुस्तान की दीनता और दरिद्रता की खताएं ये बतला रही हैं कि हमने कभी टेक्नोलॉजी विकसित करने का प्रयास ही नहीं किया। हम यही कहते रहे कि हम झोंपड़ों में रहे हुए लोग हैं, चरखा कात लेंगे, अपना कपड़ा बुन लेंगे, और हमें आवश्यकता क्या है अन्य चीज़ों की। चीन ने हम पर हमला किया तो हम पीछे हट गए, और जितनी ज़मीन हमने छोड़ी उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। वह ज़मीन उसी की होगी, आज तक हम नहीं ले पाए। अब हम उसकी कोई बात ही नहीं करते, करने की हिम्मत भी नहीं है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तकनीक की दृष्टि से हम चीन से पिछड़े हुए हैं, उससे लड़ने में असमर्थ हैं। एक बड़े गांधीवादी नेता से इस संबंध में मेरी बात होती थी। उन्होंने कहा वह ज़मीन बिल्कुल बेकार है, उसमें घास फूस भी पैदा नहीं है। यह वही बात हुई खट्टे अंगूरों वाली। मनुष्य ने जितनी संहिता विकसित की वह श्रम से मुक्त हो जाने के लिए की। जब भी कुछ लोग श्रम से मुक्त हो गए तो उन्होंने काव्य रचे, गीत लिखे, चित्र बनाए, संगीतों का सृजन किया, परमात्मा की खोज की। इस प्रकार आदमी जितना श्रम से मुक्त होता है उतना ही उसे धर्म, संगीत, साहित्य विकसित करने का अवसर मिलता है। कभी आपने सोचा जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के ही लड़के क्यों हुए? बुद्ध राजा के ही लड़के क्यों थे? राम और कृष्ण राजा के ही लड़के क्यों हुए? हिंदुस्तान के सब भगवान राजाओं के ही बेटे क्यों थे? उसका भी कारण है। एक गरीब और दरिद्र आदमी जो दिन भर मजदूरी करके पेट नहीं भर सकता, खाना नहीं जुटा सकता, वह थका मांदा रात को सो जाता है, सुबह उठकर फिर मजदूरी में लग जाता है। उसके लिए परमात्मा, आत्मा और दर्शन का क्या मतलब? जब आदमी के पास अतिरिक्त संपत्ति होती है, जब उसके पास श्रम की कमी कारण समय बचता है, तब पहली बार आदमी की चेतना पृथ्वी से ऊपर उठती है और आकाश की ओर देखती है। संतोष ये बहुत ही घातक शब्द है। हमें जड़ करने के लिए, हमें पिछड़ने के लिए। हमारा दर्शन ये है कि हम अपनी चादर में ही संतुष्ट हैं।
हमारे हाथ पांव बढ़ते जाएंगे लेकिन हम अपने को सिकुड़ते जाएंगे। चादर तो उतनी ही रहेगी, छोटी सी छोटी। तुम भीतर बड़े होते जा रहे हो। रोज़ कभी हाथ उगड़ जाएगा, कभी पाँव उगड़ जाएगा, कभी पीठ उगड़ जाएगी। इस तरह सिकुड़ते सिकुड़ते ज़िंदगी कठिन हो जाएगी। सिकुड़ना तो मरने का ढंग है। तो मेरा ये कहना है कि जीवन के विस्तार का नियम ये नहीं है। जीवन के विस्तार का दर्शन ये कहता है हमें चादर का विस्तार करना है। हमेशा चादर के बाहर पैर फैलाओ ताकि बाहर जाएं और हमें ये चुनौती मिले कि चादर को हमें बड़ा करने का निरंतर प्रयास करना है। हिंदुस्तान कायर और सुस्त अकारण नहीं हो गया। हिंदुस्तान के सुस्त और कायर होने के पीछे तथाकथित बड़े बड़े लोगों का दर्शन है। अतः हिंदुस्तान के हर व्यक्तित्व को फैलाव चाहिए। हमें तकनीक विरोधी दर्शन छोड़ना होगा, प्रतिभाओं को खुलकर अवसर देना होगा। मेरा विरोध गांधी से नहीं, गांधीवादी दर्शन से है। हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों को गांधी से कोई मतलब नहीं, मतलब गांधीवादी से। इसलिए गांधीवाद की इतनी भीमकाय तस्वीरें रंगमंच खड़े कर दी ताकि उसके पीछे सब खेला खेला जा सके, सब कुछ सही गलत किया जा सके। 20 वर्ष से गांधी की आड़ में एक खेल चल रहा है। गांधीवाद के नाम पर देश का शोषण चल रहा है। गांधीवादियों ने इन 20 वर्षों में देश की नरक की यात्रा करा दी। गांधीवाद से हम जितनी जल्दी मुक्त हो जाएं उतना अच्छा होगा, और उसी दिन से हम सच्चे अर्थों में गांधी को ज़्यादा प्रेम और आदर देने में समर्थ होंगे। इन गांधीवादियों की वजह से गांधी का इतना अनादर हो रहा है। गांधीवादी वर्ग अभी भी गांधी के इस चर के तकली को हमारी आर्थिक योजनाओं के साथ जोड़ना चाहता है। ऐसा षड्यंत्र देश को हमेशा के लिए अवैज्ञानिक बना देगा। वैसे ही हमारे पास वैज्ञानिक बुद्धि का नितांत अभाव है। मैं कलकत्ता में एक डॉक्टर के घर मेहमान बनकर गया। डॉक्टर के पास बहुत सी डिग्रियां थी। वे कलकत्ते के एक प्रख्यात फिजिशियन हैं। शाम को जब वे एक मीटिंग से मुझे लेने जाने के लिए निकले तो उनकी लड़की को छींक आ गई। वह डॉक्टर मुझसे बोली कि 2 मिनट रुक जाइए, लड़की को छींक आ गई है। मैंने उस डॉक्टर से कहा कि यदि मेरे हाथ में हो तो मैं अभी तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स को आग लगा दूं और घोषणा कर दूं कि इस आदमी को किसी भी दवा की नहीं लेनी चाहिए। यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसके पास वैज्ञानिक बुद्धि भी नहीं है। तुम डॉक्टर हो, भली भांति जानते हो कि छींक आने का भीतरी शारीरिक कारण है, उसका मेरे जाने से कोई संबंध भी नहीं है। हिंदुस्तान वैज्ञानिक शिक्षा तो ले रहा है लेकिन उसके पास वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है। हम वैज्ञानिक पैदा कर रहे हैं, विज्ञान की बड़ी बड़ी डिग्रियां बांट रहे हैं, फिर भी वैज्ञानिक बुद्धि हम पैदा नहीं कर पाए। अतः हिंदुस्तान के लोगों को आने वाले समय में तकनीकी मस्तिष्क का बनाना है। जीवन के लिए अधिक से अधिक साधन पैदा करने हैं ताकि ये देश जो हजारों सालों से गरीब है, गरीब न रहे। ये मुल्क हजारों वर्षों से मानसिक रूप से गुलाम है, वह गुलाम न रहे। एक और मित्र ने मुझसे पूछा कि गांधी जो नैतिक पुरुष मानता हूँ, धार्मिक आध्यात्मिक नहीं। धार्मिक और नैतिक में क्या अंतर है? ऐसा समझा जाता है जो नैतिक है वह धार्मिक है, वह बड़ी भूल है। धार्मिक तो नैतिक होता है लेकिन नैतिक धार्मिक कभी नहीं हो सकता है। नीति विकास एवोल्यूशन है, धर्म क्रांति रिवोल्यूशन है। नीति धर्म नहीं है, वह धर्म धोखा है, वह मिथ्या धर्म, शूडो रिलीजन, और वह धोखा प्रबल है। तभी तो गांधी जैसे भले लोग भी उसमें पड़ जाते हैं। वे धार्मिक ही होना चाहते थे लेकिन नीति के रास्ते पर भटक गए। और ऐसा नहीं है कि इस भांति वे अकेले ही भटके हों, न मालूम कितने तथाकथित संत और महात्मा ऐसे ही भटकते रहे। इसलिए जीवन के अंत तक वे सत्य के प्रयोग ही करते रहे लेकिन सत्य उन्हें उपलब्ध हुआ ही नहीं। उनकी अहिंसा में भी इसलिए छिपी हुई हिंसा के दर्शन होते हैं। स्वयं के ब्रह्मचार्य पर भी वे स्वयं ही संदिग्ध थे। स्वपन में उन्हें काम वासना पीड़ित भी करती थी। दमन से ऐसा ही होता है, दमन का यही स्वाभाविक परिणाम है। इसीलिए धार्मिक होने की कामना से भरे हुए गांधी कभी भी धार्मिक नहीं हो सके। वे एक अनूठे व्यक्ति थे, उनमें धार्मिक व्यक्ति का बीज छिपा था लेकिन नीति उन्हें रास्ते से भटका दिया। शायद उनके अतीत जीवनों की अनैतिकता ही प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, और उनके चित्त की जड़ों में उतरने से ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे प्रारंभ में अति कामुक थे। उनके पिता मृत्युशैया पर थे लेकिन उस रात्रि वे अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सके। पत्नी गर्भवती थी, शायद 4-5 दिन बाद ही उसे बच्चा हुआ लेकिन होते ही मर गया। शायद यह भी उनके संभोग का ही परिणाम था। और जब वे संभोग में थे तभी पिता चल बसे और घर में हाहाकार मच गया। फिर अति कामुकता के लिए वे कभी अपने को क्षमा नहीं कर पाए और प्रतिक्रिया में जन्मा उनका ब्रह्मचारी। निश्चय ही ऐसा ब्रह्मचारी कामुकता का ही उल्टा रूप हो सकता है, सही ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिक्रियाओं से कभी किसी वृत्ति से मुक्ति नहीं मिलती। वृत्तियों से, वासनाओं से मुक्ति आती है।
समझ, अंडरस्टैंडिंग से। और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में होता है, विरोध में होता है, शत्रुता में होता है, उसमें समझ कैसे आ सकती है? शायद अंतिम दिनों में नोआखली में एक युवती के साथ सोकर कुछ समझ, कुछ जागरण आया हो तो आया हो, लेकिन जीवन भर वे ऐसे संयम की साधना कहते थे, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वे उस साधना के कारण यौनावस्थी ऑफेस्ड जरूर बने रहे। इस यौन चिंता ने उनकी दृष्टि को व्यर्थ ही विकृत किया। उसके कारण वे अपने अनुयायियों पर भी अत्यधिक दमन थोपते रहे। इसकी भी पूरी संभावना है कि उनके उपवास, उनका तप आदि आत्म अपराध, सेल्फ गिल्ट की भावना में जन्मे हो, वास्तव में नहीं। उनका समस्त जीवन दर्शन ही इस विकृत चित्त दिशा से प्रभावित था। उनकी इस चित्त दशा के कारण उनके पास एकत्रित होने वाला बड़ा अनुयायी वर्ग, विशेषकर उनके आश्रमों के अंतेवासी, किसी न किसी भांति मानसिक विकारों से पीड़ित वर्गों से ही आते थे। मानसिक पागल लोग थे। इसलिए गांधी का देश यदि मानसिक रोगग्रस्त व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होना ही था। थैंक यू सो मच।